Hello students, in today's video we are going to discuss the previous year MCQ questions। और ये पहली बार ही 2020 आपका बोर्ड पेपर में CBSE ने MCQ इंट्रोड्यूस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं वीडियोस के थ्रू आपको डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो इससे प्रीवियस ईयर्स में आपको MCQ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस CBSE बोर्ड में नहीं मिलेंगे। सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अभी आपके पास में कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं 5, जो रीसेंट पेपर का पैटर्न था। एक वीडियो में मैं आपको पैटर्न भी डिस्कस करूंगी बेटे, जो भी पैटर्न है रीसेंट बोर्ड का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर पुट अप होगा। अभी हम प्रीवियस ईयर 2020 आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे। 2020 CBSE बोर्ड पेपर सेट नंबर 2, सेट ए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेट के मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी बेटे। अभी हम सेट नंबर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन मैं फर्दर वीडियोस भी बनाऊंगी जिसके अंदर सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 3 के फर्दर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। एटलीस्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, वो किस लेवल की क्वेश्चंस थे। सबसे पहली चीज़ कि हमें प्रैक्टिस किस लेवल पे हमें करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड ने पूछे थे पिछले ईयर में, तो बेटे ये आपको यहाँ से गेन करने को मिलेगी नॉलेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या था, आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो को आपके लिए शेयर कर रही हूँ, जिससे हम चेकआउट कर पाएंगे कि पिछले साल प्रीवियस ईयर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। सो पहला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं बेटे। An electron and a proton are moving along the same direction with the same kinetic energy। एक ही मेन पॉइंट है बेटे। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटे। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन सो दैट कि मैं फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन करूं तो उसमें चेंजेस करूंगी जो भी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। दे एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। अब देखिए बेटे, जो कंडीशन है दैट इज, मैं यहाँ से जो की पॉइंट्स गेन कर पा रही हूँ, एक तो उसने कहा है सेम काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एंड द प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी आर सेम। मैंने के मान लिया दोनों को। सो उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मूव कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, हमने के लेट कर लिया बेटे उसको। देन आप चेक करिए बेटे, V परपेंडिकुलर टू द B, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। तो सेकेंड चीज जो आपने कैच की है यहाँ से, V इज परपेंडिकुलर टू B, ठीक है। और ये कंडीशन देखकर स्टूडेंट्स को रिकॉल हो जाना चाहिए बेटे, मैं कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे एंटर करता है, तो हमने इसको काफ़ी डिटेल में थियोरेटिकल पोर्शन में पढ़ा है, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ध्यान रखना बेटे, वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ वो ओबे करता है बेटे। और जिसका रेडियस आप चेकआउट कर सकते हैं, डेरिवेशन देख लेना बेटे, मैंने आपको नोट्स में करा रखा है क्लासेस में, ठीक है। तो रेडियस बेटे उस केस में क्या आता है, mv/qb, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेशन किया था, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, तो बेटे पार्टिकल कैसा मोशन डिस्क्राइब करता है, सर्कल, और सर्कुलर पाथ का रेडियस हम प्रूव कर चुके हैं, क्या आता है बेटे, mv/qb। अब हमें जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे डिसाइड करना है बेटे। सबसे पहले उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी सेम है, और हमारे रेडियस में हमें कहीं भी काइनेटिक एनर्जी नहीं दिख रहा है। बेटे एक काम कर सकते हैं बेटे, मोमेंटम दिखाई दे रहा है mv, तो मोमेंटम को रिप्लेस करते हैं। आप जानते हैं बेटे मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv। सो बेटे यहाँ पर m और v इसको हम मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं। सो रेडियस इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन qb, ठीक है। और बेटे मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन मैं बता रही हूँ, आपने 11th स्टैंडर्ड पे पढ़ा है, p मोमेंटम किसके इक्वल होता है, 2m इंटू k, ठीक है। सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2m इंटू k, k स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो बेटे मोमेंटम को अब यहाँ फर्दर रिप्लेस करिए, ठीक है, कि मोमेंटम को भी रिप्लेस करते हैं। तो अब हमारे पास में रिजल्ट क्या आने वाला है, रेडियस इक्वल्स टू, क्या रिजल्ट आएगा बेटे, रेडियस इज इक्वल टू, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ में रिलेशन होता है, मैं उसको सब्सटीट्यूट करी बेटे, 2m इंटू के अपॉन में क्या है बेटे, q इंटू बी, ठीक है। अब आप चेकआउट कर सकते हैं, हम उस रिजल्ट पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो देखो बेटे काइनेटिक एनर्जी सेम है। मास का वो पूछ ही रहा है बेटे क्वेश्चन में कि मास और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा। 2 भी एक नंबर है कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एंटर कर रहे हैं,
तो दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है। चार्ज पार्टिकल आप जानते हैं बेटे, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आइडेंटिकल रहता है, तो आप कह सकते हैं कि रेडियस जो है मास के स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो रूट के अंदर मास आ रहा है, अब कह सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब आप ऑप्शन में से देख लीजिए बेटे कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि जो आपका आंसर आपने कैलकुलेट किया है उससे मैच करता है। आपको दिख रहा है बेटे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप देखिए बेटे अगर इसको आप जज कर पाएँ कि क्वेश्चन के अंदर किस लेवल की चीज़ें हैं, तो बेटे ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि v परपेंडिकुलर टू b है तो बच्चा रेडियस का फॉर्मूला जज कर लेगा। उसके बाद उसका थिंकिंग प्रोसेस किस पे जाना चाहिए, कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम, फॉर्मूले के अंदर काइनेटिक एनर्जी लेकर आइए। सपोज करो ये क्वेश्चन मैं चेंज कर दूँ और मैं कह दूँ मोमेंटम सेम है, उस केस में बताइए तो आपके फॉर्मूले में मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम लेकर आना है, ठीक है। लेकिन बेटे काइनेटिक एनर्जी से पहले हमें मोमेंटम एंड मोमेंटम के बाद काइनेटिक एनर्जी, तो हम रिलेशन को उस वाली फॉर्म में लाए जो हमें कंडीशंस गिवन थी। बेटे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्वेश्चन और इसका पूरा सोल्यूशन कॉपी करेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ बेटे ये सारे प्रीवियस बोर्ड के पहली बार MCQ आए थे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, तो आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटे एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कॉपी करके उसका प्रॉपर सोल्यूशन लिख लेना बेटे, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सीक्वेंस वाइज ही करा रही हूँ बेटे मैं आपको क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेट 2 के अंदर है वो क्वेश्चन क्या है बेटे, सबसे पहले चेकआउट करते हैं, रीड करते हैं। आर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, कैरिंग अ करंट आई, करंट आई फ्लो कर रहा है, कौन से प्लेन में रखा है बेटे, YZ प्लेन में वो प्लेस्ड है। देन विद इट सेंटर एट द ओरिजिन, उसका सेंटर ओरिजिन पे है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, क्लोज लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सबसे पहली चीज़ बेटे जो इसमें नोटिस करना है बेटे हमें, सो एक तो हमें ये नोटिस करना है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करनी है बेटे करंट कैरिंग लूप के बारे में बात कर रहा है, सर्कुलर लूप, ठीक है, कैरिंग करंट। अगर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने में बहुत आसानी होती है बेटे। कोई भी सर्कुलर लूप होता है तो करंट कैरिंग लूप आप जानते हैं बेटे उसके अंदर दोनों वो डाइपोल की तरह काम करता है, उसका एक फेज जो है अगर नॉर्थ की तरह काम कर रहा है तो दूसरा फेज कैसे काम करता है, साउथ। सो ये एक टॉपिक भी है आपके पास में थियोरेटिकल जब आप पढ़ते हैं बेटे आपके सिलेबस में, करंट कैरिंग लूप एज अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। जो करंट कैरिंग लूप है बेटे वो डाइपोल की तरह काम करता है, मैग्नेटिक डाइपोल। उसका एक फेस नॉर्थ की तरह काम करता है, अदर फेस साउथ की तरह काम करता है। तो हम उसको कैसे जज कर सकते हैं, अभी इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ सी हियर बेटे, सो एनी लूप, करंट कैरिंग लूप, उसका एक फेज जो है बेटे वो नॉर्थ की तरह काम कर रहा है, दूसरा उसका फेज जो है अपोजिट फेज वो साउथ की तरह काम कर रहा है। जब भी करंट फ्लो करता है बेटे किसी भी लूप के अंदर तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। और आप जानते हैं बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होते हैं, वो अगर एक से स्टार्ट करेंगे दूसरे में एंटर करेंगे, वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं घूम फिर के वहीं आते हैं। तो उसका मतलब आप क्या कहेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक्ड विद दिस लूप विल बी जीरो, बिकॉज जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे अवे जाएंगी फाइनली उसको मूव करके फाइनली वो क्लोज लूप बनाती हैं, उसी पॉइंट पे आके उसको रीजॉइन करेंगी। दैट मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस केस के अंदर, बिकॉज वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, और हमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी है बेटे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। सो जितना उसमें से आउटवर्ड जाएगा उतना ही फाइनली उसके अंदर इनवर्ड आएगा। सो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स एंड नेट इनवर्ड फ्लक्स वो कैंसिल हो जाएगा। सो नेट फ्लक्स इसके अंदर सर्कुलर लूप के अंदर क्या आएगा बेटे, जीरो आएगा। सो दैट विल बी, ये थियोरेटिकल ऑप्शन हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटे आपको। इसका आंसर आप क्या टिक लगाएंगे, जीरो, राइट। सो ये क्लियर हो जाना चाहिए बेटे आपको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। MCQ नंबर 3 आपके पेपर में क्या था बेटे, बोर्ड के पेपर में, अ सेल ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, द ग्राफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या आएगा आपके पास में बेटे। ये थियोरेटिकल पोर्शंस में भी हम डिस्कस करते हैं और इसका काफ़ी एक लेंदी एक्सप्रेशन रहता है, जो पॉइंट्स लेकर भी मैंने जब थ्योरी में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में बताया था। तो आप चेकआउट करेंगे बेटे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ क्या आएगा बेटे। आपके पास एक रिलेशन होता है V = IR,
अगर हम करंट को देखें बेटे तो करंट क्या रहेगा आपके पास में, करंट रहेगा मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करंट हमेशा क्या होता है बेटे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट को यहाँ सब्सिट्यूट करिए, तो वोल्टेज के लिए रिजल्ट क्या आएगा, आई की प्लेस पे रखा आपने ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कुछ स्टूडेंट्स रिकॉल भी कर पाएंगे, मैंने कहाँ पर ये टॉपिक कराया था बेटे आपको, दैट इज कैपिटल आर। कैपिटल आर को आप अपॉन में ले सकते हैं, इसके अपॉन में ले आइए, 1 अपॉन में आ जाएगा। सो V इज इक्वल्स टू ई, दैट विल बी कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर 1, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं बेटे कि हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। सो बेटे ई और V की वैल्यूज़ किस तरीके से चेंज करेंगी, तो आप यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर स्मॉल आर बेटे कैपिटल आर की वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे तो उससे बेटे हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज क्या रिजल्ट आएगा। सो बेटर ये है बेटे, पहले आप यहाँ 2 पॉइंट्स को देखिए बेटे, उसी से आपका ग्राफ समझ में आ जाएगा आपको कि अगर हम आर की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो हमें V क्या मिलेगा। पहली चीज़ बेटे, अगर आपके पास जो कैपिटल आर है उसको आपने 0 कर दिया, ठीक है। सो कैपिटल आर जो यहाँ पर है इसको अगर आप 0 कर देंगे तो स्मॉल आर अपॉन 0, ठीक है। तो आप पहले बोर्ड पे देखते रहेंगे बेटे, स्मॉल आर अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो ढंग से देखेंगे बेटे, स्मॉल आर अपॉन 0 ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपने कैपिटल आर को 0 कर दिया, एनीथिंग अपॉन 0 ये इनफाइनाइट आ जाएगा बेटे, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट में 1 ऐड करोगे तब भी इनफाइनाइट रहेगा। सो दैट मीन्स क्या रहेगा, ईएमएफ अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाता है बेटे, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाता है, 0। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, V देखिए क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जब आप R को 0 कर रहे हैं तो V भी क्या आ रहा है आपके पास में, 0 आ रहा है। अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ बेटे। अगर R को आप मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, यानी कि R की वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, इनफाइनाइट। अब देखिए बेटे, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा आपके पास, एनीथिंग यानी कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपने इनफाइनाइट मान लिया, स्मॉल आर अपॉन इन्फिनाइट कोई भी फंक्शन से डिवाइड करिए बेटे किसी भी वैल्यू को, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। सो क्या रिजल्ट आएगा बेटे, ईएमएफ अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1, यानी कि ईएमएफ ही आ जाएगा, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू ईएमएफ। तो आप कैसा एक ग्राफ बना सकते हैं बेटे, अगर हमारे पास R 0 होगा तो V भी 0 आएगा, ठीक है। अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। बताइए बेटे ऐसा कौन सा ग्राफ है जहां R 0 है तो V भी 0 है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखिए बेटे ये भी पॉसिबल नहीं है, 0 पे मैक्सिमम आ रहा है, ये दोनों ग्राफ हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट भी देख लिया बेटे, R अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो V E के इक्वल, R अगर इनफाइनाइट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखिए कहाँ जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। और ईएमएफ देखिए बेटे, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पॉसिबल ग्राफ इसके लिए आएगा। और ये बेटे सिर्फ यहाँ नहीं है कि आप यहीं से जज करेंगे, ये थियोरेटिकली डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जब आप एक्सप्लेन उसको पूरा पढ़ते हैं, सेल्स के ग्राफ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका डिफरेंट वेरिएशंस, ये ओनली ग्राफ नहीं है, 3 ग्राफ आते हैं बेटे सेल से रिलेटेड। एक बार हमें V को, ठीक है, ईएमएफ को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ प्लॉट करना होता है, ईएमएफ विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक बार ईएमएफ को टर्मिनल वोल्टेज को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ प्लॉट करते हैं, ठीक है। और एक बार बेटे V ईएमएफ और करंट के बीच में ग्राफ आता है। ये 3 ग्राफ होते हैं सेल से रिलेटेड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको करा रखा है मैंने नोट्स में, ठीक है। उसको आप बहुत ढंग से पढ़ेंगे। और जो बच्चों ने ये नहीं किया है बेटे, प्लीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये चीज़ें, और इसको ढंग से कर लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके बेटे, कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एंड इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, ठीक है बेटे। ये चैप्टर नंबर 12 डुअल नेचर ऑफ मैटर से है। वहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं बेटे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट जब सफिशिएंट एनर्जी की किसी मेटल पे स्ट्राइक करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देती है। अगर सही एनर्जी की लाइट स्ट्राइक कर रही है बेटे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं बेटे जो इंटेंसिटी है, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, क्योंकि बेटे एक बंडल स्ट्राइक करता है फोटोन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करता है। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का फोटोन है तो ये डुअल नेचर में पढ़ने वाले हम। वहाँ पे क्या होता है बेटे, इंटेंसिटी
और जो आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट. अब यहाँ पे क्या कहा है बेटे इसने, एक फोटो सेल है, कनेक्टेड है एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है बेटे, वो d डिस्टेंस पे प्लेस्ड है फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट से उसका डिस्टेंस, जो फोटो सेल है, जो मेटेलिक प्लेट है, उसका डिस्टेंस कितना है बेटे, d डिस्टेंस है, और सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है. ये कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को d/3 कर दें तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, और करंट के लिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बेटे, 4 ऑप्शंस आर देयर, ठीक है, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, आपको एक सेलेक्ट करना है. क्या ऑप्शंस है बेटे आपके पास में, ऑप्शंस है आपके पास में, दैट विल बी आई, ठीक है, देन बेटे 3i, देन 9i, देन i/3, ठीक है बेटे. इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. कि अगर हम डिस्टेंस को d/3 कर दें, सपोज करो ये सोर्स है जिससे लाइट आ रही है और ये मेटल है, तो बेटे सोर्स जो है जहाँ से लाइट आ रही है वो मेटल की प्लेट के बीच में पहले डिस्टेंस था d, ठीक है, तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था. वो कह रहा है सोर्स और जो आपका फोटो सेल है उसके बीच का डिस्टेंस d/3 कर दें, पास ले आए. तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, थिंकिंग लगाना, अगर सोर्स को और पास ले आओगे, ठीक है, तो उससे जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा इसके ऊपर फॉल करेगी. सो बेटे फोटो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो यहाँ पर आपके पास क्या रिजल्ट आता है बेटे, एक फॉर्मूला होता है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, राइट नाउ डुअल नेचर में पढ़ेंगे आप, कि इंटेंसिटी बेटे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के. सो इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इंटेंसिटी और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो हम कह सकते हैं बेटे जो करंट है, फोटो करंट, वो भी डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर पर डिपेंड करता है. तो जो फोटो करंट है, दिस इज फोटो करंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के. तो बताना बेटे डिस्टेंस क्या कर दिया इसने, d/3. सो इंटेंसिटी अब क्या हो जाएगी, I डैश, कितना आ जाएगा बेटे, ये रिजल्ट, पहले वाला रिजल्ट का स्क्वायर कर दीजिए बेटे. सो क्या रिजल्ट आ जाएगा, जो पहली वाली इंटेंसिटी थी, ठीक है, इनिशियल जो वैल्यू थी, r की प्लेस पे देखिए बेटे क्या लिख देंगे, डिस्टेंस कितना कर दिया है, d/3 कर दिया है, इसका भी स्क्वायर होना है बेटे. सो एट प्रेजेंट वाली इंटेंसिटी I डैश क्या आ जाएगी बेटे, 9 अपसाइड में आएगा, 9/d², राइट. इनिशियल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे, इनिशियल को अगर हम देखेंगे, सो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा बेटे k. अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में करना है तो इनिशियल इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी बेटे, I = k 1/d², ठीक है. तो इनिशियल डिस्टेंस क्या था बेटे, d था, तो पहली वाली इंटेंसिटी क्या थी, k, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज किया. ये फॉर्मूला देखो बेटे, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r². इंटेंसिटी और करंट, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप कह सकते हैं फोटो करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के बेटे. अब आप यहाँ देखिए बेटे, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज किया, कांस्टेंट के आ गया, और डिस्टेंस को क्वेश्चन में किससे दिखाया हुआ है, d से. तो पहली वाली इंटेंसिटी या फोटो करंट क्या बन गया बेटे, k × 1/d². ये इनिशियल है बेटे, और ये आपके पास में यहाँ भी k और d/3 कर दिया है, तो d/3 का स्क्वायर बेटे, तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा, अपसाइड में, ये क्या आ जाएगा, k × 9/d² बेटे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स I डैश फाइनल वाली वैल्यू, ठीक है. ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे सेकंड बाई फर्स्ट, सो I डैश अपॉन I, क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटे, k × 9d², k × 9d² डिवाइडेड बाई k/d², k/d² कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया बेटे, 9. सो I डैश = 9i, ठीक है. सो कौन से वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटे, ये करेक्ट ऑप्शन आएगा आपके पास 9i. दोबारा देख लीजिए बेटे, डायरेक्ट जज कर सकते हैं आप. अगर इंटेंसिटी जो है फोटो करंट की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के. डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, d/3, तो ये डिस्टेंस कितना कर दिया, d/3, तो यहाँ आ जाएगा r/3 का स्क्वायर. तो बेटे 3 का स्क्वायर कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा. इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है. जब MCQ सॉल्व करते हैं बेटे तो कैलकुलेशन मायने नहीं रखती, आप जितना जल्दी आंसर देते हो, जितना बेटर तरीके से आंसर देते हो, क्योंकि ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं. तो ये तो कैलकुलेशन मैं आपको समझा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं. अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे, सो 1/r² डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है. d क्या कर दिया बेटे, d/3 कर दिया, तो 3 का स्क्वायर ऊपर पहुँचेगा 9, तो क्या हो जाएगा बेटे, 9 टाइम्स हो जाएगा, राइट.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2R, एक स्ट्रेट वायर है बेटे आपके पास में, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 2R, इट इज़ बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये पहले यूनिफॉर्म स्ट्रेट फॉर्म में मैंने रखा हुआ है, मैंने इसको सर्कल में बेंड कर दिया बेटे। तो अब देखो यही वायर है, मैंने इसको सर्कल में बेंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ एनी डायमीटर, तो ओके बेटे ये मैंने डायमीटर सेलेक्ट कर लिया, डॉटेड ऐसे बना दिया। तो बेटे रेजिस्टेंस पूछ रहा है बेटे अक्रॉस द एंड्स ऑफ द डायमीटर, एंड्स के अलॉन्ग कितना रेजिस्टेंस होगा। ये ए पॉइंट मान लीजिए बेटे, ठीक है, ये डायमीटर का एंड, ये वाला एंड क्या मान लिया आपने ए पॉइंट, और ये वाला एंड क्या मान लिया बेटे डायमीटर का बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के अलॉन्ग क्या रेजिस्टेंस होगा। इसी वायर को सर्कल में बेंड किया है, तो एनी डायमीटर के दो एंड्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा बेटे। अगर ये पूरा 2R है बेटे, तो यही बेंड किया मैंने सर्कल में, तो ये भी पूरा जो लेंथ है इसका रेजिस्टेंस कितना है 2R। तो इसका वाला ये पोर्शन भी R है बेटे, ये भी R, यानी कि आधा जो सेमी सर्कल है उसका रेजिस्टेंस R और बाकी रिमेनिंग सेमी सर्कल का रेजिस्टेंस R। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटे ये दोनों पॉइंट्स को देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि आधा पोर्शन इधर है, अगर यहाँ से करंट जाएगा पॉइंट ए से तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट डायमीटर के एंड्स के अक्रॉस पूछा है। तो अब ये R और R पैरेलल में आ गए बेटे। पैरेलल में आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बेटे, क्या आता है पैरेलल में, क्या फॉर्मूला आता है 1/RP, पैरेलल का रेजिस्टेंस। ये पोर्शन का भी क्या है बेटे R और इस पोर्शन का भी क्या है R, 1/R प्लस 1/R। कैलकुलेट कर लीजिए बेटे, पैरेलल में दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, R LCM आएगा, R 1 + 1 क्या आ जाएगा बेटे 2, रेसिप्रोकेट कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा R/2। यानी कि अब डायमीटर के लॉन्ग इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटे R/2। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 बेटे। इसी तरीके से मैं फर्दर जो MCQs है इस पेपर के भी दो पार्ट्स, ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 बाकी रिमेनिंग, क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं बेटे MCQ के जो बोर्ड में आए थे। 5 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इस वाले वीडियो में, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करूंगी। उसके बाद में बेटे सेट नंबर 1 सेट नंबर 3 को भी मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि उसमें भी चेंजेस हैं काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर। तो सारे क्वेश्चंस को ही मैं वीडियो की फॉर्म में आपसे डिस्कस कर दूंगी, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करके उसको अपने आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। कोई फर्दर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूंगी अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होगा, राइट। होपफुली बेटे आप पूरे वीडियो को वॉच आउट करके एक एक क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी।